प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग टीजीटी के लिए मॉडल पेपर कर रहे हैं और यह टीजीटी का मॉडल पेपर नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 मॉडल पेपर कर लिए। स्वमूल्यांकन जरूरी है, जिसकी टैगलाइन है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 125 क्वेश्चन इस सीरीज में रखे गए हैं और 125 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद हम आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम बताएंगे कंपटीशन लेवल क्या है, वह आप जरूर देखिएगा। और इसके बाद आज ही की डेट में हमारा प्रयास होगा कि आपके मॉडल पेपर 5 को भी अपलोड कर दिया जाए। मैंने आपसे वादा किया था कि हम 5 मॉडल पेपर आपको देंगे, हम आपको कम से कम 2000 क्वेश्चन देंगे, वो भी हो गया। मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि हम आपको पूर्वावलोकन की क्लास देंगे, जिसमें आपकी अभी 2 क्लास आनी बाकी है। 30 तारीख तक हमारी उम्मीद है कि क्लासेस आपकी पूरी हो जाएंगी। जितना हो सकता था उतने सारे क्वेश्चन आपके अपलोड कर दिए गए। अब आगे की जो बातें हैं वो इंग्लिश मीडियम के लिए खाली चलेंगी और 8 तारीख तक आप इतना कर लेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। फिर इंग्लिश मीडियम वाली आप क्लास देखते रहें, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बीच में बात नहीं करेंगे, सभी क्वेश्चन करके जाइएगा और बताइएगा कि आपके कितने सही हो। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसमें किसी एक टैक्सान की पूरी जानकारी होती, कह रहा किसी एक टैक्सान की पूरी जानकारी होती है, तो आपको बताना है किसमें पूरे एक टैक्सान की पूरी जानकारी दी जाती है। 4 दिए गए हैं, मोनोग्राफ, मैनुअल, उसके बाद कैटलॉग। तो आपको बताना है इसमें कौन आपका सही है। देखिए, फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषयों में जानकारी होती है। ये उस विशेष क्षेत्रों से मिलने वाली पौधों की स्पीसीज की विशेष सूची होती है। नियम, ठीक है, नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफी में किसी एक टैक्सान की पूरी जानकारी होती है। मोनोग्राफी में क्या होता है, मोनोग्राफ में क्या होता है, किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले टैक्सान की क्या होती, पूरी जानकारी दी जाती है। याद रखेंगे क्या नाम होगा इसमें, मोनोग्राफ। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन कसाबी प्रोटोजोआ यानी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ यहाँ पे आपका पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ट्रिप्नोसोमा है, अमीबा है। अच्छा चलिए पहले बता दीजिए प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, मलेरिया हो जाता है। कौन सा, मलेरिया। उसके बाद ट्रिप्नोसोमा पैलिडम से क्या हो जाता है, ट्रिप्नोसोमा पैलिडम से क्या होता है, आप बताइएगा। ट्रिप्नोसोमा से कौन सी बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है ना। ट्रिप्नोसोमा से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस। तो आपका यही सही है, प्रोटोजोआ है। इसमें प्रोटोजोआ में क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड होते हैं कौन, ट्रिप्नोसोमा। फ्लैजिला यूग्लिना में भी पाया जाता है, लेकिन यूग्लिना यहाँ पे रखा नहीं गया। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज समूह के सदस्य होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज आपका किस में आता है, कवक में आता है। ठीक है, तो अब उसमें बताना कि उसके सदस्य कौन से हैं, तो आप कहेंगे उसके सदस्य कौन से होंगे। ड्यूटेरोमाइसिटी केवल अलैंगिक बीजाणु जिसमें कोनिडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोनिडिया पाए जाते हैं। अब आपको आंसर बताना, कोनिडिया कहते हैं, ये जनन करते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका जो दिया गया है बुक में, हम लोग परीक्षा बाणी किससे कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था घटना चक्र से कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका आंसर दिया गया वो दिया गया अल्टरनेरिया को, ठीक है, क्लेटोट्राइकम को और ट्राइकोडर्मा को। किसको, ट्राइकोडर्मा को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, कह रहा कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु जनित नहीं है, आपको बताना है विषाणु जनित रोग नहीं है। 4 का आंसर करिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे विषाणु जनित रोग, तो आप देखेंगे विषाणु जनित रोग नहीं। अच्छा यहाँ पर नहीं है, नहीं के अकॉर्डिंग बताना आपका कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। 4th का आंसर बताइए। जल्दी से बताइए किसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो है ये चेचक जो है ये किससे होता है, चेचक आपका किससे होता है, वायरस से होता है। वायरस से मम्स, चेचक, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं मनुष्य में एड्स वायरस के कारण। यहाँ पे तो आपका वायरस जनित रोग नहीं, चेचक नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए। वायरस से नहीं होता, वायरस से नहीं होता, तो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए सिट्रस कैंकर। क्या होना चाहिए, 1 सेकंड रुकिए, आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये सिट्रस कैंकर, सॉरी मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। ये देखिए ये भी वायरल जनित बीमारी, ये भी वायरल जनित बीमारी, ये भी। सिट्रस कैंकर जो होता है ये नींबू में होता है और ये जो है कैसा रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी। 4th का आंसर क्या होगा आपका, तो सिट्रस कैंकर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं, कह रहा प्रदूषण के अच्छे संकेतक। आप जानते हैं जहाँ पे प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते हैं। कौन सा प्रदूषण होगा, पर्यावरण में अगर प्रदूषण पाया जाता है तो वहाँ पे लाइकेन नहीं उगते हैं। ठीक है, प्रदूषित वातावरण में लाइकेन नहीं उगते हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन
लाइकोप्सिडा वर्ग के अंतर्गत शामिल है। लाइकोप्सिडा वर्ग के अंतर्गत कौन शामिल है आपको बताना है। लाइकोप्सिडा वर्ग के अंतर्गत कौन शामिल है, तो आप कहेंगे सिलेजिनेला। कौन शामिल है, सिलेजिनेला शामिल है। कौन शामिल है, सिलेजिनेला शामिल है। किसके अंतर्गत, लाइकोप्सिडा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए। जियोसंदीप्त यानी बायोल्यूमिनेसेंस किस समूह की मुख्य विशेषता है। बायोल्यूमिनेसेंस आपको बताना है, किसकी विशेषता, बायोल्यूमिनेसेंस किसकी, टीनोफोरा की। पादप रहित एपोडा उभयचर है। पाद रहित, अच्छा सॉरी, पाद रहित एपोडा यानी उभयचर है, कह रहा है जिसमें पाद नहीं पाए जाते यानी पैर नहीं पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एपोडा कहते हैं। तो कौन से एम्फीबिया हैं जो एपोडा कहलाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा एम्फीबिया, इक्थियोफिस। कौन सा है, इक्थियोफिस है। आम तथा नारियल किस प्रकार के फल है। आम तथा नारियल ड्रूप हैं। क्या है, ड्रूप हैं, जिसके अंदर जूस भरा होता है, क्या कहलाता है, ड्रूप कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन भरण ऊतक नहीं है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन भरण ऊतक नहीं है, आपको बताना भरण ऊतक नहीं है, तो जाइलम आपका भरण ऊतक नहीं है। जाइलम भरण ऊतक नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है इस तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड बस आपका, हाँ, निम्नलिखित में से किसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, किसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, तो आप कहेंगे एक बीज पत्री जो पादप होते हैं उसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। आपने देखा होगा गेहूं में, धान में, तो द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयुक्त उपकला के संबंध में सही है। संयुक्त उपकला यानी कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में कौन सही है, तो आपको बताना होगा कौन सही है, जल्दी से बता दीजिए। यह एक से ज़्यादा कोशिका स्तरों का बना होता है। श्रवण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है। इसका मुख्य कार्य श्रवण और अवशोषण है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से। तो आपको आंसर बताना होगा कौन सा आंसर सही है, तो आप बताएंगे कौन सा आंसर सही है। श्रवण तथा अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है। श्रवण तथा अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है, यह सही नहीं है। आपसे कह रहा सही नहीं है, तो आपका आंसर कौन सही होगा, यहाँ पे बी वाला। चलिए, एक परिपक्व मादा मेढक एक बार में कितने अंडे दे सकती है। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक परिपक्व मादा मेढक एक बार में कितने अंडे दे सकती है, आपको बताना है कितने अंडे देगी, तो 2500 से 300 अंडे दे सकती। कितना, 2500 से 3000 अंडे दे सकती। कितना, 2500 से 3000 तक अंडे दे सकती। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था। राइबोसोम को किसने खोजा था, जल्दी बता दीजिए। राइबोसोम को किसने खोजा था, आंसर आपका सही है, पैलेडे ने। राइबोसोम को किसने खोजा था, पैलेडे ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किसने ढूंढा था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को ढूंढा था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसको ढूंढा था, न्यूक्लियस को 1831 ईस्वी में। और स्टैनले और मिलर प्रोग्राम था कोशिका वो जीवन की उत्पत्ति से, इनको छोड़ देते हैं यहाँ पे। उसके बाद बीजाणु प्रकीर्णन को एयरगन क्रियाविधि किसमें उपस्थित होती है। एयरगन क्रियाविधि किसमें उपस्थित होती है, तो आप कहेंगे स्फेगनम में। किसमें, स्फेगनम में। किसमें, स्फेगनम में। चलिए, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट मरुद्भिदी या जीरोफिटिक है, कह रहा कौन सा ऐसा है टेरिडोफाइट जो मरुद्भिदी या जीरोफिटिक कंडीशन में पैदा होता है, यानी जीरोफिटिक कंडीशन में पाया जाने वाला, आप कहेंगे इक्विस्टम। कौन है, इक्विस्टम। आर्थर जे एम्स ने ट्रेकियोफाइटा को 4 समूहों के आधार पर वर्गीकृत किया था। जी हाँ, आप सही बताएंगे, 4 समूहों में बांटा गया ट्रेकियोफाइटा को। जल्दी बता दिए कौन 4 समूह थे, तो आप बताएंगे। अच्छा, इनमें से कोई नहीं, किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया था, आपसे पूछा जा रहा किसके आधार पर क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ, किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया आपसे पूछा जा रहा था। आप कहेंगे इनमें से नहीं, संवहनी आंतरिक संरचना के आधार पर नहीं, बीजाणु ध्वनियों की स्थिति के आधार पर नहीं, वर्ण और तने के प्रकृति के संबंध पे नहीं, तो आपका आंसर दिया जा रहा है इनमें से सभी हैं। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, फिर से देखते हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दीबाजी मिस्टेक हो रहा है। आर्थर जे एम्स ट्रेकियोफाइटा को 4 समूहों में किसके आधार पर वर्गीकृत किए थे। आप फिर से यहाँ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है आर्थर जे एम्स ने ट्रेकियोफाइटा के 4 समूहों को किसके आधार पर वर्गीकृत किए थे, तो संवहनी आंतरिक
संरचना के आधार पर सही, बीजाणुधानियों की स्थिति के आधार पर सही, पर्ण और तने के संबंध के आधार पर सही, इनमें से सभी। आपका आंसर क्या होगा, ये सभी के आधार पे होगा। वो थोड़ा सा वहाँ पे नहीं के अकॉर्डिंग मिस्टेक हो रहा था, मुझे लगा क्वेश्चन में नहीं है तो उसलिए पहला मिस्टेक होता। इस बार ध्यान से देखिए, आर्थर जे एम्स ने ट्रेकियोफाइटा को 4 समूहों में किसके आधार पर वर्गीकृत किया था, तो आप कहेंगे इनमें से सभी के आधार पर, यानी संवहनी आंतरिक संरचना के आधार पर, बीजाणुधानियों की स्थिति के आधार पर, पर्ण और तने की आकृति के आधार पर, प्रकृति और संबंध के आधार पर। 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में वर्गीकृत किया गया था। कब वर्गीकृत किया गया था, 1936 ईस्वी में वर्गीकृत किया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन से गुण के कारण अपवंग फफूंदी यानी स्लाइम मोड्स को कवकों में रखा गया, कह रहा है कवकों में इसको किसके कारण रखा गया, स्लाइम मोड्स को कवकों में किसके कारण रखा गया है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। अपवंग फफूंदी जो होते हैं उनमें बीजाणु जनन होता है। क्या होता है, बीजाणु जनन होता है, जिसे आप स्पोरुलेशन कहते हैं, होता है, जिसके कारण इसे फंजाई में रखा गया है। स्पोरुलेशन के कारण रखा गया है, यानी बीजाणु जनन के कारण इसे कहाँ रख दिया गया, फंजाई में रख दिया गया है। चलें आगे। पैपली स्थूलन, पैपली थिकनिंग सहित एक कोशिकी वृंत युक्त टिलियो बीजाणु यानी स्टाल्क्ड टिलोस्पोर निम्न में से किस कीट वंश का एक विशेष गुण है। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पर आप बताएंगे तो यूरोमाइसिस का, किसका, यूरोमाइसिस का। एक क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पीडीएफ थोड़ा सही नहीं बना लगता है। उसके बाद हिस्टामिन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं हैं। हिस्टामिन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, हिस्टामिन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं मास्ट कोशिकाएं कहलाती हैं। याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ, हो सकता है एग्जाम में भी आए। मास्ट कोशिकाएं कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा कम समय में ज़्यादा करेंगे, आज कोशिश करेंगे बहुत कम समय में हो जाए, थोड़ा स्पीड से चलिए। आम का खाने योग्य भाग है, आम का खाने योग्य भाग कौन सा होगा, तो आप कहेंगे आम का खाने योग्य भाग कौन है, गूदेदार मध्य फलभित। कौन होता है, गूदेदार मध्य फलभित। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम का अवसादन गुणांक कितना होता है, 70S होता है। कितना होता है, 70S होता है। 70S टाइप का राइबोसोम किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल के जो आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें भी 70S टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है, याद रखिएगा। कंपोजिटी कुल के पादपों में पेपस किस लिए पाया जाता है, पेपस किस लिए पाया जाता है, कंपोस्टिकुल के पादप में पेपस किस लिए पाया जाता है, तो आप कहेंगे वायु प्रकीर्णन के लिए। किसके लिए, वायु प्रकीर्णन के लिए पाया जाता है। हाइबेरियन तंत्र, यह भी आपके सभी प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन डाला गया था परीक्षा, क्या नाम, घटना चक्र के द्वारा। तो आप देखिए, बताइए हाइबेरियन तंत्र किसकी विशेषता है, तो आप कहेंगे हाइबेरियन तंत्र किसकी विशेषता, केवल स्तनधारियों की अस्थि की विशेषता है। हर एक प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन डाला गया है, ध्यान दीजिएगा इस पे। बीजाणु का स्थान किसके बीजाणु वृंत से जुड़ता है, बीजाणु का स्थान जिससे बीजाणु वृंत जुड़ता है, आपको बताना है। जिससे बीजाणु वृंत जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है नाभिक, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम या नाभिक कहते हैं। उसके बाद भारत में उष्ण आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्ण आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पे, पश्चिमी घाट एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद सवाना बायोम के विशिष्ट लक्षण हैं, सवाना बायोम्स के विशिष्ट लक्षण हैं, क्या होंगे, सवाना बायोम के विशिष्ट लक्षण क्या हैं, घास के मैदान में बिखरे हुए पुष्प, वृक्ष एवं वर्षा प्रति वर्ष कितनी होती, चलिए। निम्नलिखित में दाल वाले पौधे हैं, दाल वाला पौधा कौन सा, जल्दी बताइए, दाल वाला पौधा कौन सा है, तो आप कहेंगे पायसम और बिगना। दाल वाले पौधे कौन है, पायसम और बिगना। चलिए आगे आ जाते हैं। इधर साफ है पीडीएफ, एक पीडीएफ साफ नहीं आया था। केचुए के अंडाशय स्थित होता है, कई दिन बताया गया, यह भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। केचुए का अंडाशय स्थित होता कहाँ पे, केचुए का अंडाशय स्थित होता 16 से लेकर के 14, 15, 16 खंड में, 14 से लेकर के 16 तक खंड में, कितने, 14 से 16 तक के खंड में ना, यही सही है ना, नहीं, कहाँ स्थित होता है, 13वें खंड में। कहाँ होता है, 13वें खंड में, कंफ्यूज मत होइए, कहाँ होता है, 13वें खंड में होता है। अंडाशय पूछ रहा है, अंडाशय कहाँ होता है, 13वें खंड में। कहाँ होता है, 13वें खंड में। चलें आगे, कहाँ पाया जाता है, 13वें खंड में। चलिए पौधों में बिंदु श्रावण यानी गटेशन के बारे में पढ़ाई होगा आपने, बताइए कहाँ होता है, पत्तियों के जल रंध्रों द्वारा। कहाँ होता है, पत्तियों के जल रंध्रों द्वारा होता है। गटेशन किससे होता है, पत्तियों के जल रंध्रों द्वारा होता है गटेशन। आनुषंगिक डीएनए, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है किसका, तो आप कहेंगे सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन किसका, न्यायालयी विज्ञान में। किसमें उपयोगी साधन है, न्यायालयी विज्ञान में। केचुए के कितने खंडों में सूख
का अभाव पाया जाता है, सूक यानी सेटला का अभाव पाया जाता है, तो आप बताएंगे किसमें सेटला का अभाव पाया जाता है। आपको आंसर देना है 32 का, तो आप कहेंगे किसमें पाए जाते हैं, ए, बी और डी में। तो ए मतलब प्रथम खंड में, बी मतलब किसमें, अंतिम खंड में, और डी मतलब किसमें, फोर्थ। आंसर कौन सा सही होगा, ए बी डी वाला, ठीक है। निम्न में से कौन से चल बीजाणुवी कवक में चल बीजाणुओं के केंद्रीय आच्छादन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से चल बीजाणुवी कवक के चल बीजाणुओं में केंद्रीय आच्छद होता है, जल्दी से बता दीजिए। आंसर आपको बताना है 33 का कौन सा आंसर होगा, तो आप कहेंगे ब्लास्टोक्लेडियला इमसोरनाई। नाम देख लीजिए बड़ा कठिन है भाई, ब्लास्टोक्लेडियला इमसोरनाई। निम्नलिखित में से कौन सा कवक वंश शाकभज्जी जंतुओं की आंत में आजीवी के रूप में पाया जाता है, बताइए कौन सा कवक है। नियोकैलिमेटिक्स, ठीक। बेसिडियोमाइसिटीज में क्लैंपबद्ध इसलिए बनते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में क्लैंपबद्ध इसलिए बनते हैं, क्यों, किस लिए बनते हैं, तो आप कहेंगे इसलिए बनते हैं कि वृद्धकृत कवकजाल में द्विकेंद्रीय प्रावस्था को बनाए रखने का कार्य करते हैं। वृद्धकृत कवकजाल में द्विकेंद्रीय प्रावस्था को बनाए रखने का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्कंदन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्कंदन है, आपको बताना कौन ऐसा है जो प्रतिस्कंदन जैसा काम करता है। हिपैरिन है और कौन है, हिरुडिन है। हिपैरिन है और कौन है, हिरुडिन है। हिपैरिन है और कौन है, हिरुडिन है। कैस्पेरियन पट्टी किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है, कैस्पेरियन पट्टी किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है, कैस्पेरियन पट्टी किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है, अंतःचर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अंतःचर में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, अंतःचर में पाई जाती है। चलिए, एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितनी यूरिया का उत्सर्जन करता है, एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितना करता है, तो 1 से 1.5 लीटर के हिसाब से तो आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। कितना करता है जल्दी बता दीजिए, तो किसका, अच्छा यूरिया का, सॉरी यूरिन का नहीं, यूरिया पूछ रहा है कितने यूरिया का उत्सर्जन करता, तो आप कहेंगे कितने यूरिया का उत्सर्जन करता, तो आपका आंसर हो जाता कितने यूरिया का उत्सर्जन करेगा, जल्दी बता दीजिए। तो आपका हो जाएगा कितना, 25 से 40 ग्राम। कितना, 25 से 40 ग्राम। मनुष्य गुणसूत्रों में किन समूहों में वाई गुणसूत्र आता है, मनुष्य गुणसूत्रों के किस समूहों में वाई गुणसूत्र आता है, किस समूह में वाई गुणसूत्र आता है, आपको ये बताना किस समूह में वाई गुणसूत्र आता है। ये क्या है भाई, ये तो मैंने इस तरह क्वेश्चन नहीं पढ़ा था कभी। क्या होता है, जी वाले में, ठीक है। देखिए मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मनुष्य गुणसूत्रों में किस समूह में वाई गुणसूत्र आता है, इसके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं समूहों, तो ये शायद होगा कुछ नए टाइप का क्वेश्चन। ध्यान दे लीजिए, जी वाला आपका आंसर सही बताया गया। चलिए, एजोला एक उदाहरण है, एजोला एक उदाहरण है किसका, तो आप कहेंगे टेरिडोफाइटा का। किसका, टेरिडोफाइटा का। एचआईवी वायरस होती है, एचआईवी वायरस होती है, होता है। एचआईवी वायरस क्या होता है, तो आप कहेंगे रेट्रोवायरस है, आरएनए वायरस है, सही है। डीएनए वायरस नहीं, HTLV3 वायरस है। तो आपका ए, बी और डी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। ए, बी, डी किसमें, सी वाले ऑप्शन में। 1 मिनट आपका है 41 का सही। हाँ चलिए, ए, बी, डी, रेट्रो वायरस भी, आरएनए वायरस भी, HTLV वायरस है, डीएनए वायरस नहीं है, तो एचआईवी। तो आप कहेंगे आपका आंसर कौन सही है, ए, बी, डी आपका सही है। एरिल जो तीसरा अध्यावरण है, जायफल में किससे उत्पन्न होता है, जायफल में एरिल किससे उत्पन्न होता है, आपसे पूछा जा रहा है जायफल में एरिल किससे उत्पन्न होता है, तो आप कहेंगे फेवनिकुलस तथा टेक्स्टा दोनों से। किससे, फेवनिकुलस तथा टेक्स्टा दोनों से। टमाटर व मिर्ची में पाया जाने वाला अनिषेक फलन है, टमाटर व मिर्ची में पाया जाने वाला अनिषेक फलन है, आप कहेंगे कौन सा, पर्यावरणीय। कौन सा, टमाटर या मिर्ची में पाया जाने वाला अनिषेक फलन है, किस प्रकार का है, आनुवंशिक है, पर्यावरणीय है, रासायनिक है, या आनुवंशिक और रासायनिक है, तो आप कहेंगे पर्यावरणीय है, ठीक है। द्विआरी बाई रेडियल प्राणी जिसमें कैसो कोशिकाएं, लैसो कोशिकाएं
पाई जाती हैं, लाइसोसेल पाई जाती हैं, कौन सी कोशिका है, लेकिन वो बाई रेडियल सिमेट्री वाला होना चाहिए, दो अरी सम्मित होनी चाहिए। आपको आंसर बताना होगा कौन होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे बिरोई और क्या हो जाता है आपका टीलोप्लाना, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। बकल डाइवर्टिकुलम तथा प्रोबोसिस ग्रंथि पाए जाते हैं, बकल डाइवर्टिकुलम तथा प्रोबोसिस ग्रंथि पाए जाते हैं किसमें, किसमें, ब्लेनोक्लासिस में। वास्तविक अपरा पाया जाता है, वास्तविक अपरा कहाँ पाई जाती है, केवल यूथीरिया में। शिशु जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों से दूध श्रवण को कौन प्रेरित करता है, स्तन ग्रंथियों से दूध श्रवण को कौन प्रेरित करता है, यानी हार्मोन आपको बताने हैं, और हार्मोन पे हमने डबल डोज आपको प्रोवाइड करा दिया। जल्दी बता दिए, प्रोलैक्टिन। कौन है, प्रोलैक्टिन। कौन है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु कोशिका भित्ति के किस भाग पर आक्रमण करता है, लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु के कोशिका भित्ति के किस भाग पर कार्य करता है या आक्रमण करता है, आप बताएंगे किस भाग पे आक्रमण करता है, तो NAM तथा NAG शर्करा को जोड़ने वाले बंध पर। ठीक, साइनोबैक्टीरिया में सामान्य क्लोरोफिल से भिन्न निम्न में से कौन से वर्णक अणु पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में सामान्य क्लोरोफिल से भिन्न कौन से वर्णक अणु पाए जाते हैं, आप ये बताएंगे। तो उसमें क्लोरोफिल से भिन्न कौन से पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे फाइकोबिलेंसिस, यही है ना, एक मिनट, यही होना चाहिए आपका, हाँ, फाइकोबिलिन्स, क्या, फाइकोबिलिन्स। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन से गुणों में आर्किया दूसरे जीवाणुओं से भिन्न है, किस में आर्किया दूसरे जीवाणुओं से भिन्न है, आपको इसका आंसर बताना है। आर्किया दूसरे जीवाणुओं से भिन्न है कोशिका झिल्ली या झिल्ली संरचना के आधार पर, किस पे, झिल्ली संरचना के आधार पे। ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण कहलाता है, ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण क्या कहलाता है, गैस्ट्रुला कहलाता है, क्या कहलाता है, गैस्ट्रुला कहलाता है। किस अंडे में माइक्रोपाइल पाया जाता है, किस अंडे में माइक्रोपाइल पाया जाता है, आप बताएंगे किस अंडे में माइक्रोपाइल पाया जाता है, आप कहेंगे केंद्रीय पीटकी कीट में माइक्रोपाइल कहते हैं, पाया जाता है किसमें, केंद्रक पीटकी कीट में। ठीक है, उसके बाद यूथी तथा सांध्याचर, यूथी तथा सांध्याचर प्राणी को समल भोजता दर्शाता है, यूथी तथा सांध्याचर प्राणी जो समल भोजता दर्शाता है, आप बताएंगे इसका आंसर क्या सही होगा, वो है खरगोश। कौन है, खरगोश है। एस्केरिस की उत्सर्जन रचना होती है, एस्केरिस की उत्सर्जन रचना क्या होती है, तो आप कहेंगे यच आकृति की। एस्केरिस की उत्सर्जन रचना कैसी होती है, यच आकृति की होती है। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका में के लिए कौन कथन सत्य है, अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन है, आप बताइए सत्य कथन क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें सिस्टोल अचानक तथा डायस्टोल धीरे धीरे होता है, इसमें सिस्टोल अचानक तथा डायस्टोल क्या होता है, धीरे धीरे होता है। सत्य कथन बताना था, तो आपका यही एक इसमें सत्य दिया गया, सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अमीबा के संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन है, इसमें सिस्टोल अचानक और डायस्टोल क्या होता है, धीरे धीरे होता है। चलिए, पराग नलिका भित्ति के शीर्ष खंड क्षेत्र या केप क्षेत्र में बहुलता होती है, पराग नलिका भित्ति के शीर्ष खंड क्षेत्र तथा केप क्षेत्र में बहुलता होती है, किसकी बहुलता होती है, तो आप बताएं 56 का आंसर करेंगे, पेक्टिन की। किसकी बहुलता होती, पेक्टिन की बहुलता होती। वाणिज्य अरण्य तेल अरंडी के बीज से कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है, वाणिज्यिक अरण्य तेल अरंडी के बीज के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, आपको ये बताना होगा किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो आप कहेंगे भ्रूणपोष से। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, भ्रूणपोष से प्राप्त किया जाता है, कहाँ से, भ्रूणपोष से प्राप्त किया जाता है। कीट परागण में लीवर कार्यविधि द्वारा परागण होता है, कीट परागण में लीवर कार्यविधि द्वारा परागण होता है, आप बताएंगे कि लीवर कार्यविधि द्वारा परागण होता है किसमें, साल्विया में। किसमें, साल्विया में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साल्विया का, बोर्ड के दृष्टि से भी और आपकी दृष्टि से भी। जिन जंतुओं में रक्त संवहन तंत्र में डक्टस बोटेलाई पाया जाता है, जिन जंतुओं के रक्त संवहन तंत्र में डक्टस बोटेलाई पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे 59 का बी आपका आंसर हो जाएगा, यूरोडेला। उसे क्या कहते हैं, यूरोडेला कहते हैं।
निम्नलिखित की विषाक्तता के कारण इटाई नामक रोग होता है। थोड़ा तेज चल रहे हैं, थोड़ा आप भी तेज चलने की कोशिश करिए, वक्त बहुत कम है और ज़्यादा पेपर करने, ठीक है। निम्नलिखित की विशेषता के कारण इटाई रोग होता है। किसमें इटाई नामक रोग होता है? तो आप कहेंगे कैडमियम की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? इटाई नामक रोग होता है। हर बार पूछा जाता है, खास करके यूपी टेट, सुपर टेट में। याद रखिए कैडमियम की कमी से कौन रोग होता है? इटाई नामक रोग होता है। टांसले द्वारा किस वर्ष में पारिस्थितिकी तंत्र नाम दिया गया था? टांसले द्वारा किस वर्ष में पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम नाम दिया गया था? एजी टांसले द्वारा। तो आप आंसर बताएंगे किस वर्ष में दिया गया था? 61 का आंसर बता दिए, कौन सा सही होगा? 61 का आप सही करेंगे तो बताएंगे 1935 द्वारा। कब? 1935 के द्वारा। किसी जात की अनुक्रिया एवं पर्यावरण प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की कर्मता को कहते हैं। इस प्रकार की कर्मता को क्या कहते हैं? 62 का आंसर करेंगे। किसी जात की अनुक्रिया, फिर से देख लेते हैं, किसी जात की अनुक्रिया एवं पर्यावरण प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की कर्मता को कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्टोनियन निचेता निकेता कहते हैं, या निचेता कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टोनियन निकेता कहते हैं। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी को खोज किसने की थी? कह रहा जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी किसने खोजा था? तो आप बताएंगे किसने खोजा था? तो आप कहेंगे लिवी ने। किसने खोजा था? लिवी ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्पंज के बाहरी ऊतकों में जेजेन थीली वास करती पाई जाए, इसे कहते हैं। कह रहा है स्पंज की बाहरी ऊतकों में जेजेन थूली वास करती पाई जाए, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे, अगर वो वास करती हुई पाई जा रही तो उसे सहोपकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहोपकारिता। और मैंने कई बार बताया कि आप क्लास 12 के इकोलॉजी वाले चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आपका एक प्रश्न यहाँ से आता है और आपका कभी गलत नहीं होगा। थोड़े से छोटा सा चैप्टर है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया एनसीईआरटी में ही। समुद्रगामी ओसिनोड्रोमस, ठीक है। समुद्रगामी मत्स्य प्रवास का उदाहरण क्या है? तो आप कहेंगे समुद्रगामी मत्स्य प्रवास का उदाहरण क्या है? तो आप कहेंगे सार्डिन। कौन है यहाँ पे? सार्डिन रखी गई। इस सर्प को ओष्ठी सल्क आँख और नासा छिद्र वाले सल्क को छूता है। कह रहा इस सर्प में ओष्ठी सल्क आँख और नासा छिद्र वाले सल्क को छूता है। आप कहेंगे किस में होता है? तो आप कहेंगे इसमें किसमें होता है? तो आप कहेंगे भारतीय नाग में। किसमें होता है? भारतीय नाग में, ठीक है। सावन का महीना चल रहा है, शंकर भगवान का दर्शन वर्शन कर करके, आशीर्वाद अच्छे से ले करके, ठीक है। उसके बाद जा करके पेपर दीजिए, बल्ले बल्ले करके आइए, नौकरी लेके घर जाइए, ठीक है। कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कितना है हम आपको आज बताएंगे एक वीडियो के माध्यम से कि हर सीट पे कितना कंपटीशन लेवल है, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। हो सकता है आप पढ़े भी लिए होंगे, तो आज उसको बताएंगे। और साथ में मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो शंकर भगवान से पूजा करिए कि महाराज एक नौकरी दिलाइए, चलें फिर कहीं शिक्षा दीक्षा करें। बहुत पढ़ ली, अब पढ़ने की इच्छा नहीं है, अब पढ़ाने का मन कर रहा है ना, तो ठीक है। तो भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा और थोड़ी बहुत हमारे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों की दुआ की बदौलत ही सारे काम चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग खुश हैं, बस यही बहुत है, और क्या चाहिए, ठीक है। चलिए प्रार्थना कर लेना चाहिए, प्रार्थना करने से कोई पाप थोड़ी ना, राम राम कहते रहिए, भला होता रहेगा, ठीक है। चलिए अंबर ग्रीस प्राप्त होता कहाँ से? अंबर ग्रीस प्राप्त होता कहाँ से? बस थोड़ा सा 1 मिनट रुके थे, आप चलेंगे लगातार। अंबर ग्रीस प्राप्त होता कहाँ से? तो आप कहेंगे स्पर्म व्हेल से। कहाँ से? स्पर्म व्हेल से। कहाँ से? अंबर ग्रीस। याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया है, ठीक है। कहाँ से? स्पर्म व्हेल से। आगे बढ़ जाए तेजी के साथ, चलिए 65 पे अब रुकेंगे, एकदम 125 पे, उसके पहले नहीं रुकेंगे। चलिए पेयजल में निम्नांकित की विषाक्तता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। कह रहा पेयजल में किसकी कमी के कारण या किसकी विषाक्तता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो आप बताएंगे यहाँ पे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन और उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही, जिसका नाम क्या है? नाइट्रेट की कमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपने जीवन काल में द्विपार्श्वीय सम्मित से अरी सम्मित में परिवर्तित होता है? कह रहा कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें 2 पार्श्वीय सम्मित होती है बाद में? जैसे ये आप इकाइनोडर्मेटा को जानते हैं, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा जो होता है बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और जब एडल्ट स्टारफिश बन जाता है या कोई भी एनिमल बनता है तो उसमें क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे रेडियल सिमेट्री आ जाती है। तो आपका आंसर कौन होगा? स्टारफिश। चले आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से किस प्राणी में पटलिका रूपी यानी लेमिलिफॉर्म क्लोम पाए जाते हैं? लेमिलिफॉर्म क्लोम किस में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे स्केलियोडार्म में। किस में पाए जाते हैं? स्केलियोडार्म में। बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। साइक्लोस्टोमेटा के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं? अच्छा सत्य नहीं आपको बताना। साइक्लोस्टोमेटा में कौन सा सत्य नहीं है? नहीं बताना, सत्य नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे,
ठीक है, सत्य नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। 71 का आंसर क्या होगा? देखिए, त्रिकक्षीय हृदय हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर लाल रंग का होता है, सही है। चलिए, एक एकल मध्य घ्राण कोश और एकल मध्य नासा छिद्र उपस्थित होता है। इस वर्ग का दूसरा नाम मार्सिपो ब्रांकाई है, ये भी सही है आपका। कह रहा है इसमें गलत क्या है, आपको जो सही नहीं वो बताना है। इसमें प्रापक्व प्रकार के वृक्क होते हैं, जो कि आपका गलत है। तो आपका चूंकि गलत वाला ही सही आंसर होना था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्लेक्वाइड सल्कों का रूपांतरण नहीं? कह रहा कौन ऐसा है जो प्लेक्वाइड सल्कों का रूपांतरण नहीं, यानी प्लेक्वाइड स्केल का रूपांतरण नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे तो यहाँ पे बर्मित मीन यानी ऑस्टियोसिन का अस्थिर कक्ष। चलें, नेरिस में वृक्क मिश्र कार्य करता है, वृक्क किसका कार्य करता है आपको बताना है। तो 73 का आंसर आप कहेंगे वृक्क किसका काम करता है? उत्सर्जन और जनन अंगों का। किसका? उत्सर्जन और जनन अंगों का। एम्फीबिया के मध्य कर्ण में ध्वनि तरंगों के टेम्पेनम से अंतःकरण तक प्रेरित करने के लिए एक हड्डी उपस्थित होती है, वह हड्डी है। एम्फीबिया के मध्य कर्ण में ध्वनि तरंगों के टेम्पेनम से अंतःकरण तक प्रेषित करने के लिए एक हड्डी उपस्थित होती है, इसे क्या कहते हैं? इसी का नाम बताना है आपको। तो इसको क्या कहते हैं? आप कहेंगे कालुमेला आरियस कहते हैं। क्या कहते हैं? कालुमेला आरियस कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन एनाप्सिड सरीसृप किस गण के से संबंधित है? सर्वाधिक प्राचीन एनाप्सिड सरीसृप किस गण से संबंधित है? आपको 75 का आंसर बताना है, किस गण से संबंधित है। तो आप कहेंगे कार्टिलियोसोरिया से। किससे? कार्टिलियोसोरिया से संबंधित है। किससे? कार्टिलियोसोरिया से संबंधित है। चलिए, इधर आ जाते हैं, जल्दी से आ जाते हैं, जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं के प्राणी विज्ञान से सुमेलित नहीं? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं के प्राणी विज्ञान से सुमेलित नहीं है? आपको आंसर बताना होगा कौन से प्राणी विज्ञान से सुमेलित नहीं। 76 का आंसर बता दीजिए कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे कीवी। कौन सा है? कीवी। टेपिटम है। टेपिटम क्या है? आप कहेंगे टेपिटम क्या है? जो परागकण होता है उसके, अच्छा नहीं, यहाँ पे उसके बारे में नहीं दिया गया। टेपिटम क्या है? 77 का आंसर बताइए। कुछ जंतुओं की आंखों में पाया जाने वाला परावर्तन वर्णक। टेपिटम क्या है? ये तो आपका ये भी आंसर सही होगा। कुछ जंतुओं की आंखों में पाया जाने वाला परावर्तक वर्णक, यही आपका सही है। ऑप्शन 77 है ना? हाँ, सही है। आंकोजेनिक वायरस निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न करता है? आंकोजेनिक वायरस, जल्दी बता दीजिए। आंकोजेनिक वायरस, इस पे मैंने कई बार बताया आपको, क्या उत्पन्न करता है? कैंसर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? कैंसर उत्पन्न करता है। मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी क्या है आप बताएंगे? मृतोपजीवी क्या है? तो आप कहेंगे मृतोपजीवी अपघटक है। क्या है? अपघटक है। सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड समानतः होता है। कह रहा सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड समानतः होता है। कैसा होता है? तो आप कहेंगे उल्टा होता है। कैसा होता है? बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? सागर का पूछ रहा है, कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रक्रमों के उत्पादों को कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रक्रमों के उत्पादों को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको यही बताना है क्या कहते हैं। तो उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। तनावग्रस्त परिस्थितियों में झीलों और तालाबों में पाई जाने वाली जंत प्लवकों की प्रजातियां निलंबित परिवर्धन की अवस्था में आ जाती हैं, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इसे कहते हैं क्रियाशैथिल्य यानी डायपाज। क्या कहते हैं? डायपाज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कबूतर में उड्डयन पक्षु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 83 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा कबूतर में उड्डयन पिच्छु के प्रकार नहीं, उड्डयन पिच्छु का प्रकार नहीं, आपको बताना कौन सा होगा। 83 का आप कहेंगे फिलोप्ल्यूम। कौन? फिलोप्ल्यूम। और डाइजीनिया में पाई जाने वाली लोरिंस कन्या, ये सब क्वेश्चन देखिए आप इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। डाइजीनिया में पाई जाने वाली लारियल नलिकाएं होती हैं। लारियल्स नलिकाएं क्या होती हैं? तो आप कहेंगे लारियल्स नलिकाएं क्या होती हैं? 1/6 से मैथुन अंग। क्या है? मैथुन अंग। बस इतना याद रखिए, कपुलेटरी आर्गन है, मैथुन अंग है। ठीक है, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी के साथ जल्दी करते हैं। ठीक है, टाइम नहीं कमाते, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ जाइए। ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण कानून लागू किया गया था। ध्वनि प्रदूषण नियम और कानून कब लागू किया गया? 2000 ईस्वी में। कब लागू किया गया? 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। आगे बढ़ जाएं। जब एक चट्टानी क्षेत्र में वनस्पतिक
अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम उगना प्रारंभ करता है। कह रहा जब किसी चट्टानी क्षेत्र में वनस्पतियां उगना शुरू करती हैं सबसे पहले कौन उगना शुरू करता है तो उसका नाम कौन होता है, लाइकेन होता है। कौन होता है उसका नाम लाइकेन हो जाता है। सबसे पहले लाइकेन उगता है। एक भारतीय शहर भोपाल में वायुमंडल में एक गैस रिलीज हो रही थी जिसके कारण बड़ी संख्या में स्वास्थ्य रोग घातक हुआ था। उसका नाम है MIC। क्या नाम है, MIC मेथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम है, मिथ मतलब मेथाइल आइसोसाइनेट। आपका 77 हो गया, 87। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हरित गृह प्रभाव निम्न में से किस चक्र से संबंधित है। हरित गृह प्रभाव निम्न में से किस चक्र से संबंधित है तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है, कार्बन डाइऑक्साइड से। चमड़ा प्रसाधन उद्योगों में बहिर्स्राव में निम्न में से किस प्रदूषक को उपाश्रित होने की संभावना है। चमड़ा प्रसाधन उद्योग में बहिर्स्राव में निम्न में से किस प्रदूषक के उपाश्रित होने की संभावना है। किस प्रदूषक के उपाश्रित होने की संभावना तो आप कहेंगे क्रोमियम के। किसके, क्रोमियम के। अमीबा में कूटपाद निर्माण का सोल जेल सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो आप बताएंगे अमीबा में साल जल सिद्धांत को किसने दिया था तो आप कहेंगे इसका आंसर आप बता दीजिए तो आप कहेंगे हाइमन ने दिया था। किसने दिया था, हाइमन ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां खरहे के नेत्रों से संबंधित नहीं है। खरहे के नेत्रों से संबंधित नहीं, आपको आंसर बताना होगा। खरहे के नेत्रों से संबंधित नहीं, यहाँ पे माइबियन पाई जाती हैं, इलेक्ट्रमल पाई जाती हैं, उसके बाद हेड्रोडिलियन पाई जाती हैं। कह रहा कौन नहीं पाई जाती, काउपर्स ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। तो आपका आंसर कौन सही होगा, नहीं पाई जाती वाला, तो आपका काउपर्स ग्रंथियां सही होंगी। उसके बाद यहाँ 4 दिए हैं, चारों को मैच कराना है और मैच करा करके ABCD के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। चलिए भाई आंसर करिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा छोटा करेंगे तो आप देख पाएंगे और छोटा कर दे रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं बोल करके, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए 92 का देखते हैं क्या है। सुप्राट्रालियर फोरामेन, ठीक है 92 का। तो आंसर बताइए सुप्राट्रालियर फोरामेन किससे संबंधित होगा तो आप कहेंगे किससे संबंधित होगा, ह्यूमरस से। उसका नीमियल क्रेस्ट किससे संबंधित होगा तो आप कहेंगे किससे संबंधित, टिबिया फेबुला से। और ग्लिनॉइड कैविटी किससे संबंधित, अंश मेखला से। और सिग्मॉइड नाच किससे संबंधित है तो रेडियो अल्ना से। आंसर आपका हो जाता है ए वाला। आंसर कौन सा हो जाता है, ए वाला आंसर आपका सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपके दिखाई पड़ रहा है 93 का। 93 का आंसर करिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 125 क्वेश्चन है, पूरा करके जाइएगा। वह प्रवस्था जिसमें विकासशील भ्रूण से विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर ले कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं तो आप कहेंगे क्या कहलाती हैं तो आप कहेंगे कहलाती हैं गैस्ट्रुला। क्या कहलाती हैं, गैस्ट्रुला कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, गैस्ट्रुला कहलाती हैं। स्पंज में पुनरुद्भवन के लिए कौन से आयनों की उपस्थिति आवश्यक है। कह रहा है स्पंज में पुनरुद्भवन के लिए किस आयनों की उपस्थिति आवश्यक है जिसके वजह से ये क्या करेगा, पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन करेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अंडज स्तनियों में विदलन होता है। अंडज स्तनियों में विदलन होता है, आप कहेंगे किसमें होता है, अपूर्णभंजी और किसमें, अपूर्णभंजी और अनिर्धारी में। किसमें, अपूर्णभंजी और अनिर्धारी में। कशेरुकियों में मेसोडर्म द्वारा निर्मित होता है। कशेरुकियों में मेसोडर्म द्वारा निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है तो आप कहेंगे कशेरुकियों में मेसोडर्म द्वारा निर्मित होता है। तो आप जल्दी से बता दीजिए कशेरुकी दंड। किसमें, कशेरुकी दंड। और तंत्रिकी प्रेरण का आयनिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था किसने, तंत्रिकी प्रेरण का आयनिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था किसने तो आप कहेंगे 97 का आंसर आपका हो जाएगा बोर्थ ने। किसने, बोर्थ ने 1968 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फिर वही आ गया मैच कराने वाला। अपराओं में उनके उदाहरण को मिलाइए। अपराओं से मिलने वाले उदाहरण को बताना है तो आपको कोरियल जो है ये किस में पाया जाता है, सेंडेस्मो कोरियल किस में पाया जाता है, सेंडेस्मो कोरियल किस में पाया जाता है, एंडोथीलियो कोरियल किस में पाया जाता है, हीमो कोरियल किस में पाया जाता है। 4 दिए गए हैं, उसमें से आपको मैच कराना है और मैच करा के आपके आंसर करना है। पहले देखते हैं एपीथीलियो कोरियल किस में पाया जाता है। एपीथीलियो कोरियल पाया जाता है घोड़े में। किस में पाया जाता है, घोड़े में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें किस में पाया जाता है, घोड़े में पाया जाता है। उसके बाद सेंडोस्कोरियल किस में पाया जाता है, बकरी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बकरी में पाया जाता है। उसके बाद किस में पाया जाता है, बकरी में। एंडोथीलियो कोरियल किस में पाया जाता है, एंडोथीलियो कोरियल किस में पाया जाता है, कुत्ता में। और होमो कोरियल किस में पाया जाता है, प्राइमेट्स में पाए जाते हैं। इन नए प्रकार के कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं जो शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं।
परिवर्धन की प्रक्रिया में सही क्रम क्या है? परिवर्धन की प्रक्रिया में सही क्रम आपका होगा, परिवर्धन की प्रक्रिया में निषेचन, युग्मन, विदलन, मारूला, ब्लास्टुला और गैस्टुला। निषेचन, युग्मन, विदलन, मारूला, ब्लास्टुला और गैस्टुला आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका इस पेज पे है, तो जल्दी से बता दीजिए अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। मेढक में टेडपोल का क्रियात्मक, मेढक में टेडपोल का कार्यात्मक वृक्क है। मेढक में टेडपोल का कार्यात्मक वृक्क क्या है? तो आप कहेंगे इसको कहते हैं मेजोनेफ्रोस। क्या कहते हैं? मेजोनेफ्रोस कहते हैं या मेसोनेफ्रोस कहते हैं? क्या कहते हैं? मेसोनेफ्रोस कहते हैं। वह बाह्य भ्रूणी झिल्ली, 101 का आंसर करिए। वह बाह्य भ्रूणी झिल्ली जो सेने के तृतीय, एक सेकेंड सॉरी, वह बाह्य भ्रूणी झिल्ली जो सेने के तीसरे दिन सेरोसा तथा एमनियोन के मध्य मुर्गी के भ्रूण में विकसित होने लगती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं एलेंट्रॉयस। क्या कहलाती है? एलेंट्रॉयस कहलाती है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे जो दिया गया ना, ये निषेचन होना चाहिए। इन जो सिने है ना, ये निषेचन के तीसरे दिन, ठीक है, तो निषेचन होगा तो आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही प्रकार से मिलाइए। सही प्रकार से मिलाना प्लेसेंटा है और उसके बाद जंतु दिया गया है, चक्री पाती, क्षेत्रीय पाती, बीजपत्री आपाती और उसके बाद क्या है? विसरित आपाती। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से प्लेसेंटा को मैच कराना है, तो जल्दी बता दीजिए। तो पहला चक्री पाती सुअर में पाया जाता है, क्षेत्रीय पाती किस में पाया जाता है? मांस बच्ची में पाया जाता है। बीजपत्री आपाती किस में पाया जाता है? हिरण में पाया जाता है। विसरित आपाती किस में पाया जाता है? तो विसरी आपाती, फिर से देखिए गलती हो गई यहाँ पे, चक्री पाती फिर से देखते हैं, चक्री पाती किस में पाया जाता है? चक्री पाती कायरोप्टेरा में पाया जाता है। किस में? कायरोप्टेरा में। क्षेत्रीय पाती किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे क्षेत्रीय पाती आपका पाया जाता है मांस बच्ची में। ठीक है, उसके बाद बीजपत्री आपाती किस में पाया जाता है? बीजपत्री आपाती हिरण में पाया जाता है। और विसरित आपाती किस में पाया जाता है? सुअर में। विसरित आपाती सुअर में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए वाला आपका सही आंसर हो जाता है। फेलिस सीडलिंग, ये सब क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का बना है इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है नया पेपर इसी पैटर्न पे आ जाए। ठीक है, फेलिस सीडलिंग बीमारी किस पादप व रोगजनक से संबंधित है? वे हैं क्रमशः, कह रहा फिलिस सीडलिंग बीमारी किस पादप के रोगजनता से संबंधित है? तो आप कहेंगे धान व जिब्रेला फ्यूजिकोराई में। चले आगे, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मार्केट में आपके बुक मिल जाएगी, जिस बुक से मैं आपको करवा रहा हूं। हालांकि मैंने PDF टेलीग्राम पे डाल दिया है 3 का, और ये चौथा प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो इसका भी मैं डाल दूंगा। लेकिन आप जाइए बुक खरीद लीजिए, 50 रुपया इस पर शायद दाम लिखा गया है। एक सेकंड में आपको बता दूं, थोड़ा बुक, एक सेकंड रुकिए, बुक ला रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, इस पर देखिए 50 रुपये आपके दाम लिखे गए हैं। ठीक है, 50 रुपये में अगर आपको थोड़ी बहुत छूट मिल जाएगी तो आप मान चलिए 40 रुपये तक आपको मिल जाएगा मार्केट में, 30-40 रुपये में, तो आप वहाँ से ले लीजिए। उससे क्या होगा, 40 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं, अगर 2 समोसा खाने बैठोगे तो खा जाओगे। तो ये इससे ज़्यादा का समोसा खा जाओ, चॉकलेट बच्चे के लिए लेके चले आते हैं, तो आप इसको ले लीजिए। और इसके बाद व्याख्या दी गई, सारे क्वेश्चन की व्याख्या दी गई, उस व्याख्या को भी आप सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं व्याख्या सॉल्व करवाने का मेरा प्लान था, लेकिन उसमें है क्या, जब मैं व्याख्या सॉल्व करवाऊंगा ना तो 125 क्वेश्चन पहली बात तो एक बार में होगा नहीं। अगर एक बार में होगा भी तो 3 घंटे का कम से कम वीडियो बनेगा। अब उसमें आप भी बोर होंगे, हम भी बोर होंगे। हमने क्वेश्चन करा दिया, ये क्वेश्चन आपका जल्दी जल्दी हम करा दिए, आप रिवीजन भी कर लेंगे और आराम से पेपर टाइम, अगर आप कहीं बैठ के रात में चाहेंगे 5 सेट का रिवीजन कर लेंगे। और आप अपने से खरीद करके अभी सॉल्व कर सकते हैं। 8 तारीख को जिनका पेपर है, जिनका 31 को है, तो वो तो भाई उनके पास समय कम है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम ऑक्सीजन नहीं है? कह रहा कृत्रिम ऑक्सीजन नहीं है, आपको बताना कृत्रिम ऑक्सीजन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाता है ए और बी दोनों। ए बी है और ए बी, ये दोनों नेचुरल है, कृत्रिम ऑक्सीजन नहीं, ए और बी दोनों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन इंडिया द्वारा लैंगिक जनन करता है? ये तो आंसर आपका आसान है, कौन इंडिया द्वारा कई बार आया था, कई बार आपका रिपीट हुआ, पेनिसिलियम है। कौन है? पेनिसिलियम है। चले आगे, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगाश्रयी यानी डायोसियस पादप है? एक लिंगाश्रयी पादप है जो कि एक लिंगाश्रयी है, अकेल है, एक लिंगी है, तो उसको क्या कहेंगे? खजूर है। और कौन है? पपीता है। खजूर और पपीता आपका सही आंसर होता है। चलिए इधर आ जाते हैं, और PDF का लास्ट PDF है, और इसमें क्वेश्चन नंबर आपके 125 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। मनुष्य में प्रत्येक वृषण में लगभग कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे 250 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 250 पाए जाते हैं। शुक्राणुओं के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? शुक्राणुओं के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? तो शुक्राणुओं के किस भाग में? मध्य खंड में। किसमें? मध्य खंड में उपस्थित होता है। अपरा प्लेसेंटा का कार्य है, अपरा यानी प्लेसेंटा का कार्य क्या है? तो आप कहेंगे
भ्रूण को ऑक्सीजन आपूर्ति करना, भ्रूण को पोषण की आपूर्ति करना, कार्बन डाइऑक्साइड और भ्रूण द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा व्यावसायिक रूप से उत्पादित किया जाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो आप कहेंगे टमाटर, केला और सेब। उपर्युक्त सभी। ठीक। साइनोबैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकता है, साइनोबैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकता है, एनाबीना है, नास्टाक है, ऑक्सीलेटोरिया है। उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर क्या सही होगा? उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रोस्थेटिक समूह सह एंजाइम और धातु आयन किसके प्रकार हैं? प्रोस्थेटिक समूह सह एंजाइम और धातु आयन किसके प्रकार हैं? तो आप बताएंगे किसके प्रकार हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सहकारक के। किसके प्रकार हैं? सहकारक के प्रकार हैं। अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था प्रथम की किस अवस्था में काइमेटा का फॉर्मेशन होता है? ये तो क्वेश्चन लगातार कई बार आ चुका है। काइमेटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है? डाइकाइनेस है। एक मिनट। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम की किस अवस्था में काइमेटा का फॉर्मेशन होता है? किस अवस्था में काइमेटा का फॉर्मेशन होता है? एक सेकंड, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। अर्धसूत्री पूर्वावस्था प्रथम की अंतिम अवस्था डाइकाइनेसिस कहलाती है। इसमें काइमेटा का उपांति भवन हो जाता है, जिससे काइमेटा का अंत होने लगता है। अच्छा, अंत होने लगता है। एक मिनट, क्वेश्चन गलत था, तो हम थोड़ा गलत पढ़े। अंत होने लगता, किसमें फॉर्मेशन होता नहीं, किसमें अंत होने लगता, तो आप कहेंगे डाइकाइनेसिस में। आपका आंसर सही है। ठीक है, डाइकाइनेसिस। चलिए, जब दो अणु एक ही दिशा में झिल्लियों को पार करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जब दो अणु एक ही दिशा में झिल्लियों को पार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे सिम्पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्पोर्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैसा कौन सा तत्व क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो यहाँ पे कहेंगे मैग्नीशियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस नहीं। क्लोरोफिल का घटक नहीं है। कौन? फास्फोरस। और आगे आ जाते हैं, और इस श्रेणी का ये आपका हमारे समझ से अंतिम PDF होगा। हाँ, चलिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, क्लोरोफिल है, प्रकाश, ये तो सभी उपयुक्त सभी हो गया। C4 पौधे में संबंध में कौन गलत? C4 पौधे के संबंध में गलत कथन है। वो काट रहे थे, कट नहीं रहा था। C4 पौधों के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो आप कहेंगे जल्दी बता दीजिए, C4 पौधे के संबंध में कौन सा गलत कथन है? तो आप कहेंगे कौन सा? ए, उच्च ताप को नहीं सहन कर सकते हैं। गलत कथन आपको बताना था, तो यही आपका गलत है, बाकी सभी सहन। इसमें C4 में कौन आता है? आपका भुट्टा है, जिसे मक्का आप कहते हैं, मेज पौधा। ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है तो RQ कितना होता है? रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट इसका कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट 1 होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट कितना होता है? 1 होता है। निम्नलिखित में से किस पादप में उन्मीली परागण यानी कास्मोगेमी तथा उन्मीली परागणी क्लेस्टोगेमी दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो ये आप बताएंगे किस में दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे बायोला में, कैमेलिना में, ऑक्जेलिस में। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका उठाया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऊपर सभी आपका आंसर हो जाएगा। और NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया। हम लोग NCERT की क्लास को सुपर ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं। इंग्लिश की सभी क्लासेस कल से आपकी हो जाएंगी। आज ये मॉडल पेपर डाल दूंगा। 1-2 वीडियो भी आपका बचा हुआ है पूर्वावलोकन वाला। ठीक है, पूर्वावलोकन वाला 2 वीडियो डाल दूंगा। एक मॉडल पेपर आपका और बचा हुआ, उस मॉडल पेपर को डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद और भी कंपनी के मॉडल पेपर मार्केट में, लेकिन 40% तक गलती होने के कारण हम उसको परचेज तो किए लेकिन करवाए नहीं। हमें इसमें 2-4 क्वेश्चन मिस्टेक मिला घटना चक्र में। ठीक है, लेकिन वो भी मिस्टेक नहीं है, वो कहीं पे प्रिंट को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से सही है। तो हमने आपको इसका परीक्षा में क्या है, घटना चक्र का हमने आपको करवा दिया है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें। हमने जितने हिंदी के पेपर करवाए थे इसके पहले, वो सभी परीक्षा वाणी से करवाए गए थे। हमने हर बुक में आपसे बता दिया था, आप उसे जाकर के मार्केट से परचेज कर सकते हैं। 10 दिन है, सारे MCQ सॉल्व कर लेंगे तो आपको वहाँ से हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, आपके 110 क्वेश्चन तो वहाँ से पक्के मिल जाएंगे। नए टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे 15, 20, 25, वो आपके शायद ना मिले 15 क्वेश्चन, और जो 15-10 क्वेश्चन तो उसमें नए वाले में भी आप टिक कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर मार्केट से बुक खरीदिए और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक परिपक्व भ्रूणपोष होता है, ये भी डायरेक्ट NCERT से उठाया गया क्वेश्चन है। 7 कोशिकी होता है, 8 न्यूक्लिएट होता है। 7 कोशिकाएं होती हैं, 8 न्यूक्लिएट। एक परिपक्व ओव्यूल होता है जिसमें 3 चले जाती हैं सिनर्जिड एंड पे, 3 चले जाती हैं माइक्रोपाइल एंड पे, और 2 जो होते हैं अंदर होती हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद न्यूक्लियोटाइड 2 हो जाते हैं, कोशिका 1 होती है, तो ये क्या हो जाते हैं 7 कोशिकी और 8 न्यूक्लिएट स्टेट होती है। आपके एनसीईआरटी में क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में ऊपर के दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी 119 120 क्वेश्चन, ठीक है। बीज प्रकीर्णन की सेंसर मैकेनिज्म पाई जाती है, सेंसर मैकेनिज्म बीज प्रकीर्णन की पाई जाती है किसमें आप कहेंगे तो अफीम में, किसमें अफीम में। और उसके बाद परिपक्व अंडाशय को कहते हैं, परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे फल कहते हैं, परिपक्व अंडाशय क्या कहते हैं फल कहते हैं। आलू में अगेती अंगमारी का रोग किसके कारण होता है तो अगेती अंगमारी अल्टरनेरिया सोलिनेसी के कारण होता है या सोलिनी के कारण होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा विषम बीजाणुक है, कौन सा विषम बीजाणुक है तो आप कहेंगे कौन सा विषम बीजाणुक है सिलिजनेला। और उसके बाद एट्रोपा बेलाडोना किस कुल का पादप है तो आपको ये बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखेंगे इसको। एट्रोपा बेलाडेना सोलिनेसी कुल का पादप है, किसका सोलिनेसी कुल का पादप है। इसके साथ ही आपका चौथा प्रैक्टिस पेपर आपका कंप्लीट होता है, जिसे आप जो है क्या नाम से कर रहे हैं स्वमूल्यांकन जरूरी है। हमें उम्मीद है कि आप इसमें कम से कम 90 से 95 अगर आप इसमें कर ले गए होंगे, कई क्वेश्चन नए प्रकार के बने थे, तो आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।